ये स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 2 है एक्सरसाइज 7C का। पार्ट 1 में आपने क्या क्या देखा उसको थोड़ा सा इन शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ। पार्ट 1 में हमने सीखा था त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के द्वारा, और त्रिभुज के ही क्षेत्रफल के सूत्र से हमने चतुर्भुज का सूत्र सीखा निकालना। और फिर इसी के साथ हमने देखा था कि दिए गए 3 बिंदु हमें दिए जाएं तो किस तरीके से हम संरेख सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन हमने इन तीनों बातों को लेते हुए सिर्फ एक ही सवाल किया था, और वो सिंपल था कि किस तरीके से दिए गए बिंदु हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कितनी आसानी से निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी को कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे संरेख निकालना या संरेख सिद्ध करना। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, y के किस मान के लिए बिंदु 1,4 3, तथा -3, 16 संरेख हैं। देखिए किस बिंदु के लिए संरेख है। संरेख की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होने चाहिए कि ऐसे 3 बिंदु, 2 या 2 से अधिक 3 बिंदु जो हमारे क्या हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो वो बिंदु क्या होंगे, संरेख। और संरेख होने के लिए हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। तो इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमने 0 करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया सीधे सीधे। ये तीनों हमारे शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि जब भी निर्देशांक दिए जाएं आप चुपचाप से पेंसिल से छोटा छोटा x1 y1, x2 y2 और x3 y3 लिख लें। फिर हम जो कि संरेख है और किस मान के लिए, तो मान तो तभी निकाल पाएंगे जब हम यहाँ पर इसकी संरेखता को सिद्ध मतलब है पता है कि संरेख है, तभी हम y का मान निकाल सकेंगे। तो संरेख है तो इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू कर दिया 0। और यहाँ पर x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 और y2 की वैल्यूज़ यहाँ से देख करके आपने पुट कर दी, यानी रख दी। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने वैल्यूज़ रखनी है। वैल्यूज़ रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर चूँकि इज इक्वल टू ये हमारा बच्चों 0 है, 0 है, तो 0 होने के लिए ये जो 2 है लेफ्ट से जब राइट में जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा, यानी 0 × 2 हो जाएगा। और जब 2 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। और ये वाला हमारा लाइन एज इट इज़ जैसी है वैसे ही उतर जाएगी। बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, चूँकि x3 की वैल्यू -3 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम ब्रैकेट्स क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो 1 को जब हम कभी किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी नंबर या वेरिएबल्स में चेंजेस नहीं आते। और 16 - 4 - हुआ तो 12, 12 3 36। और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ खुल जाएगा, क्योंकि 4 में से y माइनस नहीं हो सकता। लेकिन ब्रैकेट खोलते समय आप बच्चों ये याद रखिएगा कि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा -12 और माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, y -16 + 36 - 12 + 3y इज इक्वल टू 0। y वाले पदों को y वाले पदों के साथ रख देंगे, और जो हमारे कांस्टेंट नंबर हैं यानी अचर पद हैं हम उनको एक साथ रख देंगे, इज इक्वल टू 0। और आपको दिख रहा है कि y + 3y इज इक्वल टू 4y होता है। एंड -16 - 12 दोनों ऐड हो जाएंगे, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो -28 + 36 इज इक्वल टू 0। सो 4y + 8 इज इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल टू -8, और 4 जब पक्षांतर होकर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 4 × 2 = 8, तो y इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि y का जो मान है किसके लिए संरेख होगा, -2 के लिए। तो आप लिख देंगे y इज इक्वल टू -2 के लिए दिए गए बिंदु संरेख होंगे। प्रूव्ड हो गया, यानी आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम संरेखता पर इस तरीके के सवाल भी निकाल सकते हैं। सीधे सीधे संरेख दिया जाएगा कि क्या ये दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो जब आपके कोई 3 बिंदु दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि संरेख हैं, तो आपने क्या लगाना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे और बिल्कुल सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते जाएंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते निकालते आपका इज इक्वल 0 आ गया तो कहेंगे हाँ ये दिए गए बिंदु संरेख हैं। और यदि 0 नहीं आएगा तब कहेंगे नहीं ये दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। तो ये तो सिंपल का सवाल हो गया। और ये हो गया संरेखता पर y का किस तरीके से हम लोग y का मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिद्ध कीजिए कि बिंदु -1, 3 और 4, 2 से खींची जाने वाली रेखा बिंदु A, B से होकर जाएगी। सिद्ध करना जाएगी। देखिए, जब हमारे दो से अधिक बिंदु किसी भी लाइन से होते हैं तो वो लाइन क्या कहलाती है? संरेख। वो दिए गए बिंदु जो होते हैं वो संरेख कहलाते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन दे दी a + b = 2 है, तो हम ये जो दी गई कंडीशन है इससे तो लेकर के कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो दिए गए बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु, एक पहला बिंदु है -1, 3, दूसरा बिंदु है 4, 2, तीसरा बिंदु है A, B। यदि ये तीनों के तीनों एक बिंदु से होकर जाएंगे तो संरेखता को प्रूफ करेंगे। संरेखता को प्रूफ करेंगे तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देंगे, और 0 करने पर यदि ये कंडीशन a + b = 2 आ गई तो हम कह देंगे कि हाँ, ये तीनों बिंदु ये एक रेखा से होकर जाएगी। क्लियर है? तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करने जा रहे हैं? 0। ठीक है, संरेख मान के चल रहे हैं। तो अब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया और = क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब जैसा कि आपको पहले भी सवाल में बताया गया कि जो अपॉन का 2 है पक्षांतर होकर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन दिखा देंगे, और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ से दे करके पुट कर लेंगे एज यूजुअल, जैसा कि बताया जा चुका है। ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, आ गया होगा ब्रैकेट को ओपन करना। ओपन करते समय ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो उस तरीके से आप इसे करते चले जाएंगे। देखिए कैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर अगेन माइनस माइनस प्लस, तो 2 + b, और ये ब्रैकेट खुला तो 4b - 12, और ये ब्रैकेट खुला तो 3a + 2a = 0। क्लियर? अब b और b को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। b और b कितना, 4b कितना हो जाएगा? 5b। a और 3a और 2a को ऐड कर लिया, 5b, और -12 इधर पक्षांतर होगा तो +12 हो जाएगा, और +2 जब इस तरफ पक्षांतर होगा तो -2 हो जाएगा। और सो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि 5 कॉमन निकल रहा है, तो a + b, या सॉरी यहाँ पर हमने 5 + 5b लिख दिया है, ये होगा 5b + 5a। क्लियर है? तो जब हम 5 कॉमन ले लेंगे तो a + b बच जाएगा, या b + a, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, = 10, क्योंकि 12 में से 2 गया 10। अब ये 5 जब पक्षांतर हुआ तो अपॉन में आ जाएगा, और डिवाइड हो सकता है क्योंकि 5 × 1 = 5 एंड 5 × 2 = 10। तो a + b = क्या आ गया? 2 आ गया। तो हमें कंडीशन हमने प्रूफ कर दी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यदि ये बिंदु संरेख हैं तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होगा? 0 होगा, और 0 होगा तो ये दी गई जो कंडीशन है वो = आ गई। तो इट मीन्स है कि ये जो दिए गए बिंदु हैं -1, 3, 4, -2 और a, b, ये एक ही रेखा से जाने मतलब ये बिंदु जो हैं वो एक ही रेखा से होकर जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बिल्कुल जैसे लगेगा कि डिफरेंट है, बट है कुछ नहीं, सेम वही चीज़ है, बट थोड़ी सी जो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मध्य बिंदु के निर्देशांक, अंतःविभाजन सूत्र के निर्देशांक निकालने सीखे थे, उसी से थोड़ा सा कोरिलेट है ये क्वेश्चन। तो हम थोड़ा सा आपके एक रिवीजन के तौर पर बता देते हैं, जिससे कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी सवाल करने में परेशानी ना हो। तो ये क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, एक्सरसाइज 7C से ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रही हूँ। एक्सरसाइज 7C का अति लघु का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 कुछ इस प्रकार है, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक याद कीजिए जिसके शीर्ष 5, 7, -3, तथा 7, 5 हैं। ठीक है, अब ये सवाल आप जब सुन लिया और आप अब इसे देखिए कैसे करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट है कि ना तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है, ना संरेखता आ रही है, तो अब कैसे करें। तो देखिए, जब चीज़ें कभी कभी ऐसी भी आएंगी तो आपने क्या करना है, सवाल को समझते हुए चित्र बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। क्या कह रहा है? त्रिभुज के केंद्रक। अब आपने समझ में आ रहा है कि त्रिभुज कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर हमने a का निर्देशांक लिख लिए, b के लिए लिख दिए और c के लिख दिए। केंद्रक मतलब है g। अब जैसा कि बच्चों ज्योमेट्री में हम लोग ये सब चीज़ें सीख चुके हैं
कि त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, जब त्रिभुज की माध्यिकाएं हमेशा देखिए शीर्ष से किसी भी, अब यहाँ से ए से इसके सम्मुख भुजा कौन सी, बीसी, इसके मध्य बिंदु से खींचा गया रेखाखंड एडी माध्यिका हो गई। बी से हम डालें यहाँ पर, ये मान लीजिए ई पॉइंट दे दें तो बीई माध्यिका हो गई। सी से डालें तो ये सी एफ जो हो जाएगी वो इसकी त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी। तो कहने का मतलब है त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, जानते हैं हम लोग, और जिस बिंदु पर ये माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं वही त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि जो केंद्रक होता है हमेशा प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अंतर विभाजन करता है 2:1। मतलब जो जी वाला ये पॉइंट है, ऊपर ये 2 और नीचे वाला जो रेखाखंड होगा 1, यानी 2:1 के फॉर्म में अंतर विभाजित करता है। तो ये बातें हमें माइंड में रखनी है, तभी हम केंद्रक जी के निर्देशांक निकाल पाएंगे। क्योंकि सवाल में कह रहे हैं ना जी के निर्देशांक बताइए, तो मान लो जी के निर्देशांक x कैपिटल X, y हैं, ठीक है। अब हमने कोई भी एक माध्यिका ले लीजिए, मान लीजिए एडी ले ली, एडी यानी इसके शीर्ष बिंदु ए से इसकी सम्मुख भुजा बीसी पर डाली गई जो रेखाखंड है वो एडी, वो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। डी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर, माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु पे डाली जाती है, क्लियर है। तो ये जो मध्य बिंदु हुआ, तो अब बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें पता है कैसे निकाले जाते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2 से। तो अब ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया आपका, ये y2 हो गया। इस तरीके से bc, क्योंकि bc का मध्य बिंदु d है ना, तो d के निर्देशांक आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल देंगे और वैल्यूज रख देंगे, ये आ जाएंगे आपके 2,4। क्लियर, ठीक है, समझ में लग रहा होगा। नहीं भी समझ में कहीं पर आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं दोबारा से, कोई ऐसा इशू नहीं है। और चूंकि हम जानते हैं कि केंद्रक जो होता है, त्रिभुज का केंद्रक जो जी होता है, माध्यिका को हमेशा 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। कोई भी माध्यिका ले लीजिए, एडी ले लीजिए, बीई ले लीजिए, सीएफ ले लीजिए। हमने अलग अलग ई और एफ नाम नहीं लिए क्योंकि एक माध्यिका से काम चल जाएगा, क्योंकि हमें तो जी के सिर्फ निर्देशांक चाहिए यहाँ पर। और माध्यिका जो है वो हमेशा 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। तो अंतर विभाजन का सूत्र हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो अंतर विभाजन मतलब हम मान लें कि m1 हमारा हो गया 2 और m2 हो गया हमारा 1। क्लियर। अब जी के निर्देशांक हम पहले x, कैपिटल Y मान चुके हैं, तो अब ये जी के निर्देशांक निकालने का मतलब है अंतर विभाजन वाला सूत्र लगना है। और अंतर विभाजन वाला सूत्र हमें पता है क्या होता है, m1x2 + m2x1/m1 + m2, m1y2 + m2y1/m1 + m2। और जी के कैपिटल XY के हमने निर्देशांक माने थे तो वो लिख दिया। और m1 हमें पता है क्या है, सभी को पता है, ये s। देखिए जैसे आपको ये समझ लग रहा होगा, m1 हमने 2 माना है तो m1 जहाँ आएगा वो 2 लिख देंगे और m2 जहाँ आएगा वहाँ 1 लिख देंगे। अब बच्चा कहेगा क्यों, x1 x2 क्या है, तो देखिए AD मतलब AD वाला रेखाखंड माध्यिका ली थी ना, तो इस जी के निर्देशांक निकालने, तो जो A वाला पॉइंट होगा वो x1 y1 के लिए रिप्रेजेंट करेगा, और जो D वाले निर्देशांक होंगे जो 2,4 मध्य बिंदु के निकाले थे ना, ये हमारे x2 y2 को रिप्रेजेंट करेंगे, y,7 और 2,4। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यूज़ रख दी लेकर के। डायग्राम आपका बना ही होगा, क्योंकि ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि डायग्राम के थ्रू करेंगे तो आपको इजी पड़ता चला जाएगा, और सिर्फ माइंड में करके करेंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा। तो ऐसे में हमेशा डायग्राम बना लीजिए एंड देन शो करिए कि कहाँ पर माध्यिका है, कौन सा मध्य बिंदु है, कौन सा केंद्रक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब एक सवाल लेकर आपको समझाया जा रहा है, तो इस तरीके से हमारे जी के निर्देशांक निकल गए 3,5। तो x = भुज 3 आ गया और कोटि हमारा 5 आ गया, तो ये जी के निर्देशांक हो गए। तो स्टूडेंट जहाँ तक मुझे समझ लग रहा है कि आपको इस तरीके के सवाल भी यदि आ जाए तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके के सवाल हों केंद्रक से रिलेटेड, या मान लीजिए हो सकता है कि आपको 2 निर्देशांक दे दिए जाएँ, केंद्रक के निर्देशांक दे दिए जाएं और फिर कहा जाए कि तीसरा वाला निर्देशांक निकालो त्रिभुज के शीर्ष का, तो भी इसी तरीके से होंगे। तो सवाल को थोड़ा सा समझ करके डायग्राम आप बना करके सवालों को हल करेंगे तो ज़रूर से समझ लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक
मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से हर एक बात समझ लग गई होगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये एक्सरसाइज 7C कंप्लीट करती हूँ और फिर जल्दी ही हम आपके नेक्स्ट टॉपिक और नए उसके टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय।